जी जनाब, रिग्रेशन एनालिसिस के कुछ क्वेश्चंस हैं और इसमें जो सिलेक्टेड क्वेश्चंस है वो अब हम करने लगे हैं। ये क्वेश्चन देखते हैं। द कोवेरिएंस एक्स और वाई का वो 62 है। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई जो है वो 7 है। तो आर आपने फाइंड आउट करना है। फॉर्मूला रिग्रेशन एनालिसिस का आपको पता है, कोवेरिएंस ऑफ एक्स एंड वाई डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। दिस इज़ द फॉर्मूला जो आप यूज़ करते हैं। कोवेरिएंस ऑफ एक्स जो है वो 62 है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स जो है वो 16 है और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई जो है वो 7 है। सिंपल डाटा दिया हुआ है। जब आप इसकी कैलकुलेशंस करेंगे तो यू विल गेट द आंसर लाइक दिस, 62 डिवाइडेड बाय 16 मल्टीप्लाई बाय 7 विच इज़ इक्वल टू 55.35। 0.5535 इज़ योर आंसर और ये आपका ऑप्शन बी है जी, जो करेक्ट आंसर है। एक और क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट किया हुआ जी। क्वेश्चन है, इफ 55% ऑफ द वेरिएशन इन वाई आर एक्सप्लेन्ड बाय द वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ एक्स। इसका मतलब है कि इसने कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन बताया है विच इज़ 55% एंड द वैल्यू ऑफ बी वाई एक्स इज़ नेगेटिव, देन द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन आर आपने फाइंड आउट करना है। तो यानी कि आर स्केयर दिया हुआ है, आपने आर फाइंड आउट करना है। तो सिंपल है, आर स्केयर का स्केयर रूट ले लें तो आर आ जाएगा। तो 55% का स्केयर रूट यानी कि 0.55 का जब आप स्केयर रूट लेंगे तो आपके पास आंसर आएगा जनाब स्केयर रूट ऑफ 0.55, दैट इज इक्वल टू 0.7416। 0.7416। अब आपको पता है कि आर स्केयर जो होता है इसका तो कोई साइन नहीं होता, ये आपको सिर्फ एक्सप्लेन करता है कि कितना डिफरेंस जो है डिपेंडेंट वेरिएबल में इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वजह से आया है। लेकिन अगर हम आर की बात करें तो आर का एक साइन होता है। हमें ये भी पता है कि आर का वही साइन होता है जो बी एक्स वाई का साइन होता है और बी एक्स वाई का भी वही साइन होता है जो बी वाई एक्स का साइन होता है। तो साइन के हिसाब से अगर हम देखें तो ये तीनों सेम ही होते हैं। तो उसने क्या किया, उसने आपको बी वाई एक्स का साइन बता दिया है कि वो नेगेटिव है। तो डेफिनेटली फिर जो आर है वो भी नेगेटिव होगा। क्यों? क्योंकि बी एक्स वाई, बी वाई एक्स और आर, इन तीनों का जो साइन है वो सेम होता है। तो जो करेक्ट आंसर आपका बनेगा डैट विल बी -0.7416, ऑप्शन बी। आगे चलते हैं जी। 4.17 क्वेश्चन है जी। समीशन एक्स, समीशन वाई, समीशन एक्स वाई, समीशन एक्स स्क्वायर एंड एन दिया हुआ है। द पॉइंट वेयर द रिग्रेशन लाइन ऑफ एक्स एंड वाई, एक्स ऑन वाई इंटरसेक्ट द रिग्रेशन लाइन वाई ऑन एक्स। दो रिग्रेशन लाइन एक दूसरे को जहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि डैट इज़ इक्वल टू समीशन एक्स ओवर एन एंड समीशन वाई ओवर एन। ये वो पॉइंट होता है जिस पे ये दोनों लाइंस एक दूसरे को कट करती हैं। तो समीशन एक्स है जी 173, यानी कि मीन ऑफ एक्स और मीन ऑफ वाई। समीशन वाई कितना है जी 613/10। तो इसका आंसर आएगा जनाब 17.3, 61.3। ये है जी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो कि आपका है इन दोनों रिग्रेशन लाइंस का। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो मैंने आप लोगों के लिए सेलेक्ट किया हुआ है। ये क्वेश्चन, देयर इज अ परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन कब होता है? व्हेन ऑल द डाटा पॉइंट लाइज ऑन ए स्कैटर्ड डायग्राम इन ए डिस्क्रीट फॉर्म। ये बात ठीक है कि सारे के सारे पॉइंट्स अगर एक स्कैटर डायग्राम पे फॉल करते हैं। नहीं, स्कैटर डायग्राम नहीं, ये बात गलत है। सारे पॉइंट तो वैसे ही स्कैटर डायग्राम पे ही फॉल करते हैं, स्कैटर डायग्राम से बाहर तो कोई पॉइंट नहीं जाएगा। हाँ, सारे पॉइंट्स अगर एक स्ट्रेट लाइन पे फॉल करते हैं जो नीचे लिखा हुआ है एग्जैक्ट स्ट्रेट लाइन एंड द लीनियर रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिटवीन टू वेरिएबल्स, तो ये हमारे लिए परफेक्ट पॉजिटिव कॉरिलेशन है। परफेक्ट क्या होता है? जिसमें सारे पॉइंट्स एक ही लाइन पे फॉल कर रहे हैं। अगर आपने स्कैटर डायग्राम बनाई है तो सारे पॉइंट्स इसी के ऊपर फॉल कर रहे हैं, तो इसे हम कहते हैं कि परफेक्ट पॉजिटिव कॉरिलेशन है। ऑल द डाटा पॉइंट लाइज इन एन एग्जैक्ट स्ट्रेट लाइन बट रिलेशनशिप मे और मे नॉट बी लीनियर। ठीक है, नहीं, ये बात ठीक नहीं है। रिलेशनशिप परफेक्ट पॉजिटिव का मतलब ये है कि वो सारे सेम ही लाइन पे फॉल कर रहे हैं। तो जब सेम लाइन है
तो फिर मे और मे नॉट बी लीनियर का क्या मतलब है? अगर वो स्ट्रेट लाइन के ऊपर फॉल कर रहे हैं तो फिर वो लाइन ही होगी ना, फिर वो नॉन लीनियर तो नहीं हो सकता ना। तो ये बात तो अपने आप की ही नफ़ी कर रही है, तो ऑप्शन डी भी ठीक नहीं है। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट ऑप्शन कि ऑल द डेटा पॉइंट लाइज ऑन द स्कैटर डायग्राम, सॉरी पॉइंट ए नहीं, पॉइंट बी ठीक है कि ऑल द पॉइंट लाइज in an exact straight line and there is a linear relationship between two variables। ठीक है, जारी बात है, लीनियर रिलेशनशिप ही होगा। आगे चलते हैं जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है, असल में ये दो क्वेश्चन हैं। वैल्यू ऑफ आर इज इक्वल टू ज़ीरो इंडिकेट्स, अगर आपका कोरिलेशन कोफिशिएंट ज़ीरो आ जाए तो इसका मतलब है कि इनके दरमियान में कोई कोरिलेशन मौजूद नहीं है। नेक्स्ट है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द स्कैटर डायग्राम? इट इज़ लीस्ट इंपॉर्टेंट टू एस्टैब्लिश विच वेरिएबल इज इंडिपेंडेंट बिफोर प्लॉटिंग द स्कैटर डायग्राम। ये बात ठीक है, इट इज़ नॉट मच इंपॉर्टेंट कि आपका इंडिपेंडेंट जो ग्राफ है वो कौन सा है और डिपेंडेंट कौन सा है। तो वैसे ये ज़रूरी है कि आप लोग ये आइडेंटिफाई कर लें पहले कि आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है, डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है, क्योंकि हमने ही कहा है कि स्कैटर डायग्राम के अंदर एक्स एक्सिस पे हमेशा इंडिपेंडेंट वेरिएबल लिखा जाता है, तो ये बात गलत है। इट लीड्स टू करेक्ट कंक्लूजन इन इवन इफ देयर आर ओनली फ्यू डाटा पॉइंट्स, ये बात ठीक नहीं है। जितने ज़्यादा डाटा पॉइंट्स होंगे उतना आपको करेक्ट रिलेशनशिप जो है ना वो आइडेंटिफाई होगा। तो स्कैटर डायग्राम के अंदर हम कहते हैं कि सफिशेंट डाटा मौजूद होगा तो फिर आपको करेक्ट रिलेशनशिप इनका पता चलेगा। इसलिए इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप फ्यू डाटा पॉइंट्स के साथ ना चलें, आप ज़्यादा डाटा पॉइंट्स के साथ चलें। जितने ज़्यादा डाटा पॉइंट्स होंगे उतना ज़्यादा अच्छा आपका स्कैटर डायग्राम का रिजल्ट निकलेगा। ऑप्शन सी की तरफ चलते हैं। इट कैन शो रिलेशनशिप बिटवीन मोर देन टू वेरिएबल्स, नहीं जी, मोर देन टू वेरिएबल्स के ऊपर स्कैटर डायग्राम नहीं चलती है, दो वेरिएबल्स के दरमियान के रिलेशनशिप के लिए चलती है। तो तीनों ऑप्शन अभी तक गलत साबित हुई हैं। चौथी ऑप्शन देखते हैं, इसमें इंडिकेट रिलेशनशिप वेयर देयर इज़ नन। ये बात ठीक है, स्कैटर डायग्राम के मतलब और इवन रिग्रेशन एनालिसिस के मतलब हम लोगों ने ये बात की हुई है कि ये सारा का सारा प्रोसीजर करने से पहले you should evaluate कि whether there is a relationship between these two variables, क्योंकि स्कैटर डायग्राम या रिग्रेशन एनालिसिस ये दोनों दो वेरिएबल्स के दरमियान में रिलेशनशिप आइडेंटिफाई करके दे देती हैं इवन इफ़ देयर इज़ नो रिलेशनशिप बिटवीन दीज टू वेरिएबल्स। ठीक है, और इसके ऊपर हमने बड़ी डिटेल से पढ़ा था, मैंने एग्जांपल्स भी बताई थी कि देखिए इन दोनों चीज़ों के दरमियान में बड़ा स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है, हालांकि इनका आपस में कोई ताल्लुक़ नहीं मौजूद है। ठीक है जी, तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि सबसे पहले आपने ये देखना है कि क्या वाकई दो वेरिएबल्स के दरमियान में कोई रिलेशनशिप बनता भी है या नहीं बनता। अफ़गानिस्तान की क्रिकेट टीम के स्कोर का लाहौर में पड़ने वाली सर्दी से कोई ताल्लुक़ नहीं है। ऐसे हो सकता है कि कुछ दिन जो है वो स्कोर ना कर रहे हों और उन्हीं दिनों में वाकई ज़्यादा ठंड पड़ रही है और जैसे ही वो स्कोर करना शुरू कर दें वाकई गर्मी हो जाए, लेकिन इवन देन इफ़ देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिटवीन दीज टू वेरिएबल्स, हमें नज़र भी आएगा कि यार वाकई जिस दिन वो स्कोर करते हैं उस दिन गर्मी ज़्यादा होती है, बट देयर इज़ नो लॉजिकल रिलेशनशिप बिटवीन दीज टू वेरिएबल्स। ठीक है, तो सबसे पहले आपने ये देखना है कि क्या वाकई देयर इज़ अ रिलेशनशिप, क्योंकि अगर ये देखे बगैर आप रिग्रेशन एनालिसिस कर देंगे तो आपको ऐसे रिजल्ट्स मिलना शुरू हो जाएंगे जो एक्चुअली में एग्जिस्ट नहीं करते। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जनाब। Which of the following statement is correct as regarding the scatter diagram? It can show relationship between more than two variables। गलत बात है, it can only show relationship between two variables। सही है जी, दो से ज़्यादा वेरिएबल्स के लिए स्कैटर डायग्राम यूज़ नहीं कर सकते। इट लीड्स टू द करेक्ट कंक्लूजन इवन इफ देयर आर ओनली फ्यू डाटा पॉइंट्स, ये बात गलत है। इट इज़ इंपॉर्टेंट टू एस्टैब्लिश विच वेरिएबल इज इंडिपेंडेंट बिफोर प्लॉटिंग द स्कैटर डायग्राम, ये बात ठीक है। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट एंड बोथ ऑप्शन बी एंड सी कैन नॉट बी करेक्ट क्योंकि बी गलत है। तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप ये इस्टेब्लिश करें कि आप कौन से वेरिएबल को लेकर चल रहे हैं, कौन सा वेरिएबल आपका डिपेंडेंट है, कौन सा इंडिपेंडेंट है, ताकि आप उस हिसाब से ग्राफ प्लॉट कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? इफ देयर इज अ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स द पॉइंट्स ऑन द स्कैटर डायग्राम कंसंट्रेट अराउंड ए कर्व। ठीक है जी, अगर स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप होगा तो वो एक लाइन के इर्द गिर्द जो है वो कंसंट्रेट कर रहे होंगे। ठीक है, तो ये बात जो है ये ठीक है। लीनियर रिग्रेशन एनालिसिस इज यूज्ड टू कैलकुलेट वैल्यू ऑफ ए एंड बी इन द लीनियर कॉस्ट इक्वेशन, ये बात भी ठीक है। लीनियर इक्वेशन से हम ए और बी कैलकुलेट करते हैं और उसके बाद उसको इक्वेशन में बना लेते हैं।
पॉइंट सी है जी, द स्टैंडर्ड रिग्रेशन इक्वेशन इज वाई इज इक्वल टू ए माइनस बी एक्स। जी नहीं जनाब, ए प्लस बी एक्स होता है, तो ये गलती है, ऑप्शन सी गलत है। बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, यस, तो ऑप्शन डी करेक्ट होगी। ऑप्शन डी को करेक्ट टिक करेंगे जो कहती है कि ए और बी दोनों करेक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। इफ देयर इज अ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स द पॉइंट ऑन द स्कैटर डायग्राम वुड बी कंसंट्रेटेड अराउंड ए कर्व। ये बात ठीक है। देयर इज अ स्टैंडर्ड, द स्टैंडर्ड रिग्रेशन इक्वेशन इज, ये गलत है, ये भी हम पीछे भी करके आए हैं कि ये वाली ऑप्शन गलत है, ये ठीक है। पहला ऑप्शन ए गलत ठीक है, ऑप्शन बी गलत है। स्कैटर डायग्राम लीड्स टू करेक्ट कंक्लूजन इन इवन इफ देयर आर फ्यू डेटा पॉइंट्स, ये बात भी गलत है। सो ए और बी ये दोनों ठीक नहीं है, सिर्फ ए ठीक है, तो हम लोग करेक्ट आंसर ऑप्शन ए को टिक करेंगे। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is correct? The coefficient of determination is the square root of correlation coefficient. coefficient of determination square root नहीं होता, square होता है, यानी कि आपने रेस टू पावर 2 करना है, square root नहीं लेना। coefficient of determination फाइंड आउट करने के लिए coefficient of correlation का square करना होता है, ये बात गलत है, उल्टी लिखी हुई है। the coefficient of correlation होगा मेरे ख्याल से, the coefficient of correlation is the square of the correlation of determination। ठीक है जी, जो R है ये स्केयर होता है correlation of determination का, ये बात भी गलत है, ठीक है, वो स्केयर रूट होता है, यानी कि उसने कहा है कि R is square of R square, ऐसे तो नहीं होता, R is the square root of R square, तो ये बात भी गलत है। खैर इसमें कुछ करेक्शंस भी हैं, तो बहरहाल मैंने आपको बता दिया है कि ये दोनों चीज़ें उल्टी लिखी हुई हैं, ऊपर वाली भी उल्टी करके लिखी हुई है और नीचे वाली भी रिवर्स करके लिखी हुई है। द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन एक्सप्लेन्स द वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ वाई बाय द वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है जी, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन जो है वो आपको ये बताता है कि वाई में कितनी वैल्यू वेरिएशन है ड्यू टू द वेरिएशन इन एक्स, ये बात ठीक है, सही है। हमें ये पता चलता है कि इन दोनों के दरमियान में रिलेशनशिप में क्या चेंजेस हैं और किस तरीके से आ रहा है। द कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन एक्सप्लेन्स हाउ मच वेरिएबिलिटी ऑफ वन फैक्टर कैन बी काज्ड बाय द रिलेशनशिप इन एन अदर रिलेटेड फैक्टर। ऑप्शन डी जो है दैट इज एक्चुअली कि एक फैक्टर का दूसरे के अंदर क्या इम्पैक्ट है, ऐसे नहीं होता। द कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन ये एक्सप्लेन करता है कि कितनी वेरिएबिलिटी डिपेंडेंट वेरिएबल में है ड्यू टू द इम्पैक्ट ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। वन टू अदर का रिलेशनशिप नहीं है, ये सिर्फ डिपेंडेंट वेरिएबल का इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ रिलेशनशिप है, अदर वे अराउंड नहीं है। तो मैं ऑप्शन डी को ठीक नहीं समझता, मैं ये समझता हूँ कि ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। आगे चलते हैं जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो मैंने आप लोगों के लिए सिलेक्ट किया हुआ है। 4.52 है जी, इफ़ द रिग्रेशन लाइन इज़ ए परफेक्ट एस्टिमेटर ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल। अगर रिग्रेशन लाइन एक परफेक्ट एस्टिमेटर हो, यानी कि इसकी वजह से हम परफेक्ट एस्टिमेट कर सकें डिपेंडेंट वेरिएबल का, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ फॉल्स। कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन इज़ 1, ये ठीक है, यानी कि इन दैट केस कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन जो होगा वो 1 ही होगा, ठीक है, क्योंकि एक परफेक्ट एस्टिमेटर है ना। परफेक्ट एस्टिमेटर का मतलब है कि तमाम पॉइंट्स एग्जैक्टली एक लाइन पे फॉल कर रहे हैं एंड देयर इज अ परफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन देम। परफेक्ट एस्टिमेटर ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल का ये मतलब है कि देयर इज अ परफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन बोथ वेरिएबल्स। तो ऑप्शन ए ठीक है। ऑप्शन बी, द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज 0, गलत है। कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन या तो +1 होगा या -1 होगा। ऑल डेटा पॉइंट्स फॉल ऑन द रिग्रेशन लाइन, ये बात ठीक है, ठीक है जी। तो नन ऑफ द अबव ये गलत है, ठीक है जी। तो ये भी फॉल्स है, ये भी फॉल्स है, ठीक है। तो ये हमने कर दिया यहाँ पे, नन ऑफ द अबव को भी क्रॉस कर दिया जी जनाब। मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग रिग्रेशन इज करेक्ट। If there is a weak relationship between two variables, the point on the scatter diagram would be concentrated around a curve। जी नहीं, वीक रिलेशनशिप में काफ़ी दूर दूर होते हैं, कंसनट्रेटेड नहीं होते। तो अगर कंसनट्रेटेड हो, लाइन के आसपास ही हो, तो फिर वो वीक नहीं, बड़ा स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप होता है। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। स्टेटमेंट बी की तरफ चलते हैं। इफ द कर्व ऑफ द रिग्रेशन इज ए स्ट्रेट लाइन, इट इज़ डिस्क्राइब्ड एज ए लीनियर रिग्रेशन लाइन। ठीक है, ये बात सही है।
द स्टैंडर्ड रिग्रेशन इक्वेशन इज y इज इक्वल टू a माइनस बी एक्स, गलत है, a माइनस नहीं होता, a प्लस होता है, ये बात गलत है। इन लीनियर रिग्रेशन बोथ वेरिएबल्स आर डिपेंडेंट टू ईच अदर, नहीं जनाब, एक डिपेंडेंट होता है और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। तो इस हवाले से हमारा जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी है, जिसमें उसने ये कहा है कि द कर्व ऑफ रिग्रेशन इज स्ट्रेट लाइन, इट इज डिस्क्राइब्ड एज अ लीनियर रिग्रेशन लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जनाब, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग रिग्रेशन इज करेक्ट? इफ देयर इज अ वीक रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स द पॉइंट ऑन द स्कैटर डायग्राम वुड बी कंसंट्रेटेड अराउंड अ कर्व, गलत बात है, वीक नहीं है, जिसका मतलब है कि स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है। बोथ वेरिएबल्स आर डिपेंडेंट टू ईच अदर, ये बात भी गलत है। द स्टैंडर्ड रिग्रेशन y इज इक्वल टू a माइनस नहीं a प्लस होता है, ये बात भी गलत है। इन लीनियर रिग्रेशन वन वेरिएबल इज कंसिडर्ड टू बी एन एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल एंड द अदर इज कंसिडर्ड टू बी द डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है जी, ये बात ठीक है, एक को हम एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल यानी कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं, दूसरे को डिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। तो ऑप्शन डी इन दिस सिनेरियो सेट इज करेक्ट। Which of the following statement as regard to the value of correlation coefficient are correct? correlation coefficient की value, correlation coefficient यानी कि R की value के हवाले से जो है ना वो बात करने लगा है। The coefficient of determination is the square of correlation coefficient, ये बात ठीक है, coefficient of determination यानी कि R square जो होता है वो R का square होता है। The value of the coefficient of determination must always be range from 0 to +1, ये बात भी ठीक है। Both statements are correct, बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, क्योंकि आर स्केयर की जो वैल्यू होती है 0 से +1 के दरमियान में होती है और वो आर का स्केयर करने से आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द स्कैटर डायग्राम इज करेक्ट? इट शोज द विजुअल रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स, बिल्कुल ठीक बात है। और इट माइट इंडिकेट रिलेशनशिप वेयर देयर इज नन, ये बात भी ठीक है। तो बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। रिग्रेशन एनालिसिस के बारे में हम लोगों ने ये पढ़ा है कि ये जो स्कैटर डायग्राम है ये ग्राफिकल मेथड है, विजुअल मेथड है। और एक बात ये भी हम लोग डिस्कस कराए हैं बड़ी दफ़ा कि भाई कुछ ऐसे वेरिएबल्स के दरमियान में भी रिलेशनशिप डेवलप हो सकता है जिनके दरमियान में एक्चुअली कोई रिलेशनशिप नहीं है। इसलिए हम स्टेप 1 यही करते हैं कि सबसे पहले रिग्रेशन एनालिसिस के अंदर जो आइटम्स मौजूद हैं इनका आपस में एक रिलेशनशिप चेक करते हैं, सोचते हैं कि क्या वाकई इन दोनों के दरमियान में कोई लॉजिकल रिलेशनशिप भी है या नहीं है। 4.58 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग वेयर रिग्रेशन इज यूज्ड? ठीक है, रिग्रेशन की अब बात होने लगी है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन अकाउंटिंग एंड अदर बिजनेस ऑपरेशंस, इट इज़ वाइडली यूज्ड इन इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस। ठीक है, रिग्रेशन एनालिसिस जो है ये बिजनेस ऑपरेशंस में भी इस्तेमाल होता है और इकोनॉमिक्स वगैरह में भी, बिजनेसेस के अंदर भी, हर जगह पे इस्तेमाल होता है। सारी बात है, देयर इज़ अ वाइड रेंज ऑफ यूजेज ऑफ बोथ। तो इसलिए हम कहेंगे यूजेज ऑफ रिग्रेशन, इसलिए हम कहेंगे कि बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी। दिस क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट वेयर रिग्रेशन इज यूज्ड? इट टेल्स द फिक्स कॉस्ट बट नॉट द वेरिएबल कॉस्ट, ये बात गलत है। हम लोगों ने बात की है कि इससे फिक्स कॉस्ट भी पता चल जाती है और वेरिएबल कॉस्ट भी पता चल जाती है। ठीक है, जो फिक्स कॉस्ट होती है हम कहते हैं ना y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स होता है। तो ये जो a है ये फिक्स कॉस्ट है और ये जो b है ये वेरिएबल कॉस्ट होती है। इट शोज द एक्सटेंट ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स, ये बात भी ठीक है। दो वेरिएबल्स के दरमियान में रिलेशनशिप को कहते हैं, तो हम लोग कह सकते हैं कि बोथ a एंड b आर करेक्ट। सॉरी, ये स्टेटमेंट जो पहली है जी, इट टेल्स फिक्स कॉस्ट बट नॉट द वेरिएबल कॉस्ट, ये बात गलत है। ये फिक्स कॉस्ट भी बताता है और वेरिएबल कॉस्ट भी बताता है। और स्टेटमेंट 2 जो है वो करेक्ट है, तो हम कहेंगे कि बोथ स्टेटमेंट्स, ओनली द स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। ऑप्शन डी 459 का हमारा जो करेक्ट आंसर है वो ये है कि ओनली द स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, कि ये दोनों वेरिएबल्स के दरमियान में रिलेशनशिप के बारे में बताता है। 4.60 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट एज रिगार्ड टू द वैल्यू ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट आर करेक्ट? आर के बारे में बात करने लगे तो कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन इज द स्क्वायर ऑफ द कोरिलेशन कोएफिशिएंट, दिस इज करेक्ट। द वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन मस्ट ऑलवेज बी इन द रेंज 0 to 1, ये बात भी ठीक है। कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन आर स्क्वायर का जो वैल्यू होती है वो 0 से +1 के दरमियान में होती है, यानी कि बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, दोनों स्टेटमेंट्स जो हैं वो बिल्कुल ठीक है। आगे चलते हैं जी, ये क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट स्कैटर डायग्राम करेक्ट?
शो विजुअल रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल, बिल्कुल ठीक है. इट माई इंडिकेट द रिलेशनशिप वेयर देयर इज़ नन. तो ये जो चीज़ है ये भी ठीक है कि ये ऐसे दो आइटम्स के दरमियान में भी रिलेशनशिप बता सकती है जिनके दरमियान में एक्चुअली रिलेशनशिप नहीं है और ये विजुअल रिलेशनशिप बताती है, तो हम कहेंगे जी बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग regression. It is very important in accounting and business operations and it is widely used. दोनों statements बिल्कुल ठीक हैं कि ये widely used होती हैं accounting के अंदर भी, economics and business के अंदर भी. Which of the following statements are correct where regression is used? It tells fixed cost but not the variable cost per unit. Okay, ये बात गलत है और क्योंकि ये फिक्स कॉस्ट भी बताती है और वेरिएबल कॉस्ट भी बताती है. इट शोज द एक्सटेंट ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स. ये स्टेटमेंट ठीक है, तो हम कहेंगे कि ओनली द स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट.